नागेश नाम का लड़का अपनी बहन की शादी के लिए जो पैसे लगेंगे उसका इंतजाम करने के लिए गांव की एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाता है। और ये प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा थिएटर था। लेकिन उस थिएटर में आने के बाद उसके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो जाती है। वहां पर नागेश जो भी सपना देखता वो सच होने लगता और वहां पर आने वाले एक एक लोगों की हत्याएं भी होने लगती है। तो दोस्तों, क्या अब नागेश इस थिएटर को बेच पाएगा और इस थिएटर के पीछे ऐसे कौन से भयानक राज छुपे हैं, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में, जिसका नाम है नागेश थिएटर। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बाइक पर सवार होकर एक थिएटर जैसी जगह पर जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद कोई आत्मा उसे पकड़कर एक कुएं के अंदर फेंक देती है और उस कुएं में डूब जाने की वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें हमारे कहानी के हीरो नागेश को दिखाया जाता है। ये परेशान और जॉबलेस लोगों की मदद करता है और प्रोफेशन से एक ब्रोकर होता है, लेकिन अभी तक इसने एक भी डील पूरी नहीं की थी। अब नागेश की छोटी बहन और उसका भाई नाश्ता कर रहे होते हैं। तब उसकी बहन के जाने के बाद नागेश अपने भाई से 500 रुपए मांगता है। तब उसका भाई उसे पैसे देते हुए कहता है कि माँ देखो, ये तुम्हारा बेरोजगार बेटा आ गया है। और ऐसा कहते हुए वो पैसे देकर वहां से चला जाता है। तभी नागेश की माँ वहां पर आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे छोटे भाई ने तो कार भी खरीद ली और तुम तो अभी तक बाइक पर ही जाते हो। तुम्हारा काम अच्छे से चले और तुम कामयाब इंसान बनो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है जो तुम्हें कल पता चलेगा। और उसके भाई ने दिए हुए 500 रुपए का नोट लेकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हम देखते हैं नागेश की माँ अपने बेटे नागेश को एक लड़की देखने के लिए लेकर आती है। लेकिन नागेश अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं सिर्फ अपनी पसंदीदा लड़की से ही शादी करूंगा, तुम लड़के वालों को मना कर दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन नागेश की माँ कहती है कि हमारे पंडित जी ने कहा है कि तुम्हारी शादी होने के बाद ही तुम्हारी तरक्की होगी, इसलिए तुम यहाँ पर चुपचाप बैठो। और अब इतने में वहाँ पर हमारी कहानी की हीरोइन प्रिया आ जाती है। ये एक बीबीए गोल्ड मेडलिस्ट है और सिर्फ आईटी कंपनी में काम करने वाले लड़के से ही शादी करना चाहती है। अब नागेश जब प्रिया को पहली बार देखता है तो वो उसकी सुंदरता देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। फिर ये दोनों छत पर बात करने के लिए जाते हैं। प्रिया पूछती है कि तो आप किस कंपनी में काम करते हैं, इन्फोसिस या फिर टीसीएस? तब वो कहता है कि मेरा नाम नागेश है और मैं एक ब्रोकर हूँ। अब ये बात सुनते ही प्रिया कहती है कि मुझे तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले लड़के से ही शादी करनी है, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर नागेश कहता है कि 50,000 की सैलरी और अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए 55,000 का ईएमआई भरने वाला मजदूर तुम्हें चाहिए। मुझे लगा कि तुम इंसान देखकर शादी करोगी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ पैसे से ही प्यार है। ऐसा कहकर नागेश वहाँ से चला जाता है। घर पर आने के बाद उसका भाई उसके ऊपर हंसने लगता है, लेकिन तभी उसकी बहन वहाँ पर आकर उसे भगा देती है। नागेश की माँ कहती है कि जब से मैंने उन्हें बताया है कि हमारा बेटा एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, तब से लड़की वालों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया है। नागेश बेटा, तू कोई दूसरी जॉब देख ले। और अब नागेश अपने परिवार की खुशी के लिए जॉब करने के लिए मान जाता है। उसके अगले ही दिन नागेश एक ग्लोबल बुक हाउस नाम के ऑफिस पहुंचता है। इस कंपनी का मालिक उससे कुछ सवाल पूछता है और नागेश उनके बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दे देता है। इसलिए अब नागेश से इम्प्रेस होकर उसकी पढ़ाई देखे बिना ही यह आदमी उसे काम पर रख लेता है। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रिया आती है और वो भी जॉब की तलाश में यहाँ पर आई थी। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैडम, आप तो बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ पर वैकेंसी फुल हो चुकी है, अभी मैंने लास्ट कैंडिडेट को हायर किया है। तो जब प्रिया नागेश का फॉर्म देखती है और कहती है कि सर प्लीज मुझे इनसे एक बार मिला दीजिए। यहाँ बाहर के रूम में आकर नागेश अपनी जॉब की खुशी की खबर अपनी माँ को बता रहा होता है और तभी वहाँ पर प्रिया और उसका बॉस आ जाते हैं। प्रिया कहती है कि कैसे हो ब्रोकर नागेश? सर, इसने तो 10th का एग्जाम 5 बार दिया है, 12th का 3 बार और डिग्री भी रोते रोते कंप्लीट की है। आपने इसकी क्वालिफिकेशन देखे बिना ही कैसे इसको काम पर रख लिया? और वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए बात करने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर वो आदमी नागेश को जॉब से निकालकर प्रिया को वो जॉब दे देता है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं नागेश बहुत ही गुस्से में अपने फ्रेंड काला के साथ बात कर रहा होता है। कहता है कि उस लड़की ने मेरी जॉब छीन ली। लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिया उस गार्डन में बुक्स को बेचने के लिए आई होती है, लेकिन कोई भी उसकी बुक्स खरीद नहीं रहा था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसका बॉस उसे कॉल करता है और कहता है कि आज के आज ही 100 किताबें बिकनी चाहिए, वरना ऑफिस मत आना। और ये सुनकर प्रिया दुखी हो जाती है। अब नागेश को उसका ये दुख देखा नहीं जाता
और वो कुछ पैसे देकर उसकी सारी किताबें खरीद लेता है। अब उसके बाद प्रिया अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज के पास जाती है तो वो उसे पूछती है कि अरे तुमने सारी किताबें बेच दी और हमारे पास तो अभी भी बहुत सारी किताबें बची है। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर उनकी किताबें खरीदने लगते हैं। वो एम्प्लॉयज कहती है कि जिसने भी ये किया है वो बहुत ही अच्छा और होशियार इंसान है। तो प्रिया नागेश को ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं नागेश बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके लोगों को ये किताबें बेच रहा होता है और ये सब कुछ देखकर प्रिया उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो नागेश को थैंक यू कहकर बुक्स बेचने का थोड़ा कमीशन भी उसे दे देती है। और हम देखते हैं कि इन दोनों के मन में प्यार के लड्डू फूटने लगते हैं। अब उसके अगले दिन प्रिया अपने दोस्त को लेकर नागेश के पास आती है और उसे बताती है कि ये मेरा दोस्त है और ये एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन इसका परिवार उस लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो नागेश कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इस लड़के के परिवार को कैसे भी करके मना सकता हूँ, लेकिन वो लड़की कौन है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और उसे देखकर नागेश के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नागेश की बहन लक्ष्मी होती है। फिर नागेश खुद को संभालता है और कहता है कि अगर इस लड़के के परिवार ने मेरी बहन को एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं मेरी बहन की शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले लड़के को अपने परिवार को मनाकर हमारे घर पर लेकर आना होगा, तो ही मैं अपनी बहन की शादी इस लड़के से करूंगा। ऐसा कहकर वो अपनी बहन को लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं वो लड़का अपने पूरे परिवार को लेकर नागेश के घर पर पहुंच जाता है। नागेश और उसकी बहन लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लड़की देखने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लड़के के पिता कहते हैं कि मेरे बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस शादी के लिए मान गया। शादी का पूरा खर्चा हम करेंगे, हमारा बहुत बड़ा बंगला है और आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, हमारी पहली दो बहुएं जैसा सोना लेकर आई थी वैसा ही अगर आप अपने बेटे के साथ 150 तोला सोना देंगे तो ही हम इस शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद नागेश का परिवार टेंशन में आ जाता है, लेकिन नागेश की माँ कहती है कि मेरी बेटी आपके लड़के से प्यार करती है और उसकी खुशी के लिए मैं आपकी शर्त मंजूर करती हूँ। और अब शादी की बात पक्की करके लड़के वाले यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके जाने के बाद नागेश का भाई अपने परिवार के ऊपर चिल्लाने लगता है, कहता है कि माँ आपने उन लोगों की शर्त कैसे मान ली, पूरे घर का खर्चा मैं चलाता हूँ और यहाँ पर ये नागेश बैठकर फोकट का खाता है। 150 तोला सोने के लिए करीब करीब 40-50 लाख रुपए लगेंगे और मैं इतने सारे पैसों को कहाँ से लाऊंगा, इसलिए आप इस रिश्ते को मना कर दीजिए। ऐसा कहकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। यहाँ नागेश को बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है कि वो अब अपनी बहन की शादी कैसे करेगा। लेकिन तभी वहां पर उसकी माँ आती है और उससे कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स देती है। तब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में जब नागेश के पिता बहुत ज्यादा बीमार थे तब उनका गांव में एक थिएटर था, लेकिन कुछ मुसीबतें आने की वजह से उन्हें वो थिएटर बंद करना पड़ा। ये थिएटर बहुत बड़ा होता है और उसी प्रॉपर्टी को उन्होंने अपनी गूंगी बेटी लक्ष्मी के नाम पर कर दिया था। यहाँ प्रेजेंट में नागेश की माँ कहती है कि तुम गांव जाओ और उस प्रॉपर्टी को बेचकर जितने पैसे मिलेंगे वो सब लेकर आओ, उसी पैसों से हम लक्ष्मी की शादी कर देंगे। इसलिए अब नागेश उन पेपर्स को लेकर अपने दोस्त काला के घर पर पहुंच जाता है। वो काला को अपने साथ चलने के लिए कहता है और नागेश उसे बताता है कि गांव में जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। अगर तू मेरे साथ चलेगा और उस प्रॉपर्टी को बेचने में मेरी मदद करेगा तो मैं तुम्हें कमीशन के तौर पर 2 लाख रुपए दूंगा। और इस तरह से अब ये दोनों गाँव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये उस गाँव के ब्रोकर के घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो ताला लगा होता है। बहुत ज्यादा बारिश भी शुरू हो गई थी, इसलिए अब ये लोग उनके ही प्रॉपर्टी नागेश थिएटर में रोकने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं ये थिएटर बहुत बड़ा होता है और डरावना भी। ये दोनों अंदर जाकर सोने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं और तभी वहां पर एक कुएं का ढक्कन अपने आप ही ओपन हो जाता है। यह नागेश एक दरवाजा खोल रहा था और उसकी उंगली को चोट लगने की वजह से थोड़ा खून बहने लगता है और वो उस खून को पी लेता है। उसके बाद ये लोग एक जगह पर अपना सामान रखकर वहां पर सो जाते हैं। अब कुछ देर सोने के बाद काला को एक मच्छर काटता है और जब वो उस मच्छर को मारता है तो उसका पूरा हाथ खून से लाल हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो बगल में देखता है तो वहां पर नागेश नहीं था। वो डर के मारे उसे इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी कोई अनजान शक्ति उसे खींच लेती है। अब ये देखकर वो जैसे तैसे उस थिएटर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक थिएटर के गेट ही बंद हो जाते हैं और वो आत्मा उसे दबोच लेती है। लेकिन दोस्तों उसके अगले पल में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ काला एक सपना देख रहा था।
जब उसकी नींद खुलती है तो सच में नागेश वहाँ पर नहीं था। वो उसे ढूंढते ढूंढते छत पर आ जाता है तो नागेश यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ बात कर रहा था। अब काला को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वह नागेश को अपने पास सोने के लिए कहता है। अब इसकी थोड़ी देर बाद नागेश दोबारा से प्रिया के साथ बात करने लगता है, लेकिन तभी यह सपने में काला अपनी पत्नी को याद कर रहा था और वो रोमांटिक आवाजें निकालने लगता है, जिससे प्रिया को लगता है कि नागेश किसी दूसरी लड़की के साथ है और इसलिए वो नाराज होकर फोन को ही कट कर देती है और अब नागेश भी चुपचाप सो जाता है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रिया आती है और इतनी रात को प्रिया को यहाँ पर देखकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। प्रिया कहती है, कहाँ है वो लड़की, किसके साथ बात कर रहे थे तुम? नागेश बताता है कि अरे यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, वो तो काला अपने सुहागरात के सपने देख रहा था और अजीब अजीब तरह के आ ऊ करके आवाज निकाल रहा था, जिससे तुम्हें लगा कि यहाँ पर कोई लड़की है। क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? और अब ये देखकर प्रिया नागेश को सॉरी कहती है। फिर नागेश कहता है कि अब इतनी रात गए तुम कहाँ जाओगी, आज रात यहीं पर रुक जाओ और सवेरा होते ही चली जाना। नागेश यहाँ पर प्रिया के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन काला उन दोनों पर पूरी तरीके से नजर रखता है। उसके अगली सुबह हम देखते हैं नागेश, काला और प्रिया ये एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। फिर काला नीचे आता है और दोस्तों तभी उसे असली प्रिया का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं तो अभी अपने घर पर हूँ। और ये सुनकर काला की तो फट जाती है, क्योंकि अगर प्रिया घर पर है तो यहाँ पर आई वो लड़की कौन है। वो तुरंत ही ऊपर जाता है तो प्रिया स्कूटी से वहां से जा रही थी और नागेश उसे बाय कर रहा था। काला उसे फोन देता है, लेकिन उस फोन से कोई भी बात सुनाई नहीं देती, इसलिए अब नागेश भी उसे इग्नोर कर देता है। अब उसके बाद नागेश गांव में रहने वाले अपने जान पहचान के चाचा के पास चला जाता है। चाचा कहते हैं कि अगर तुम कल रात यहाँ पर आए थे तो हमारे घर पर क्यों नहीं आए? नागेश कहता है कि हम कल रात थिएटर में ही रुके थे और ये बात सुनकर चाचा और उसका पूरा परिवार घबरा जाता है। चाचा उसे बताते हैं कि वो थिएटर भूतिया है, तुम दोनों बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन नागेश कहता है कि ये सब गांव के किसी आदमी ने अफवाह फैलाई होगी, क्योंकि कल रात हम वहाँ पर रुके थे तो हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं इस थिएटर को तो बेच कर ही रहूंगा। पर जब तक ये थिएटर में बेच नहीं देता तब तक मैं वहीं पर रहूंगा, ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों के मन से डर खत्म हो जाए। अब रात को नागेश अपनी माँ के साथ बात करके सो जाता है, लेकिन तभी अचानक एक आत्मा नागेश के अंदर प्रवेश करती है। नागेश को एक सपना आता है जहाँ पर वो देखता है एक लड़का नहा रहा है, लेकिन तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे जान से ही मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं उस गांव की एक लेडी ब्रोकर उन दोनों को उठाती है और कहती है कि चलो थिएटर को एक पार्टी देखने के लिए आई है, उन लोगों को ये जगह दिखाओ। तब नागेश उस पार्टी को पूरा थिएटर दिखाता है, जहाँ पर बिजली और पानी की ठीक ठीक व्यवस्था होती है। बस इस थिएटर को रिनोवेट करना होगा तो ये एकदम नए जैसा चमक जाएगा। वो पार्टी कहती है कि हमें ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन एक बार हम हमारे पंडित जी से पूछ लेते हैं। जब पंडित जी बाहर आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये थिएटर भूतिया है, इसलिए वो उन्हें ये थिएटर खरीदने से मना कर देते हैं और इस तरह से ये पार्टी उनके हाथ से निकल जाती है। अब उसके बाद नागेश और काला चाय पीने के लिए आते हैं। तभी नागेश वहाँ के पेपर में न्यूज देखता है कि एक लड़के की बाथरूम में मौत हो गई और कल रात उसने यही सपना देखा था, जो कि सच हो गया है। अब वहाँ पर एक आदमी आता है जो इन दोनों को देखकर हंसने लगता है, इसलिए नागेश उसका पीछा करता है और भागते भागते ये लोग एक बार में पहुंच जाते हैं। नागेश उसे दारू पिलाता है ताकि वो सारा सच बता सके। वो आदमी बताता है कि इस बार के ओनर ने धोखे से उस थिएटर को खरीद लिया था, लेकिन जब वो उस थिएटर को देखने के लिए गया तो उसे एक आत्मा ने मार डाला, इसलिए आप लोग वहां पर मत जाओ, वहां पर भूत है। तो काला कहता है कि मैंने तो भूत को देख लिया है, लेकिन मेरा दोस्त नागेश इस बात पर यकीन ही नहीं करता। और तभी वो वहां पर लगी हुई एक मरे हुए आदमी की फोटो देखता है और दोस्तों वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उनके सामने जो बात कर रहा था उसी की तस्वीर थी। मतलब कि अब तक उस आदमी की आत्मा इन दोनों से बात कर रही थी। हम देखते हैं जब वो आदमी थिएटर देखने गया था तब उस भूत ने इस बार के ओनर को मार डाला था और उस आदमी की आत्मा यही इन दोनों को बता रही थी। अब वो आदमी इन दोनों के सामने से ही गायब हो जाता है और ये देखकर अब नागेश को भी यकीन हो जाता है कि थिएटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं और एक आत्मा उन्हें उठाकर ले जाती है। फिर नागेश को एक और सपना आता है जहाँ पर वह आत्मा सोते हुए एक लड़के को मार देती है। तभी नागेश डर के मारे जाग जाता है और अब ये लोग देखते हैं तो वो खुद ब खुद उस थिएटर में आ गए थे। अब ये दोनों उस आत्मा को थिएटर में देखकर वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर वो ब्रोकर लड़की भी आई हुई थी और वो भी उस आत्मा को देखकर डर के मारे भाग जाती है।
उसके बाद हम देखते हैं नागेश इस गांव को छोड़कर जाने का सोच रहा था, लेकिन तभी नागेश को उसकी माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारी बहन की शादी का मुहूर्त निकल गया है, शादी के कार्ड भी छपने के लिए दे दिए हैं, तुम जल्दी से जल्दी उस जगह को बेचकर यहाँ पर आ जाओ। और अब माँ की ऐसी बातें सुनकर नागेश हाँ कहता है और फोन को कट कर देता है। अब नागेश को अपनी बहन की शादी करने के लिए किसी भी तरह इस थिएटर को बेचना होगा, इसीलिए वो कुछ उपाय ढूंढने के लिए उस पंडित जी के पास चला जाता है। वो पंडित उन्हें एक अभिमंत्रित नींबू देता है और सोते वक्त अपने पास रखने के लिए कहता है। अब रात को ये लोग वैसा ही करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन फिर से वो आत्मा नागेश के अंदर चली जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक पुलिस वाले की पत्नी उसे कहती है कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जहाँ पर भी हो उसकी सेल्फी मुझे खींचकर भेज दो। तभी वो पुलिस वाला आदमी सेल्फी लेने लगता है, लेकिन वो आत्मा उसके पीछे खड़ी थी और अगले ही पल में वो उसका गला दबाकर उसे मार देती है। तभी यहाँ पर नागेश की आंख खुलती है और उसे डॉक्टर, ऑपरेशन, खून ये सारी चीजें दिखाई देने लगती है। उसके अगले दिन अखबार में खबर आती है कि एक पुलिस वाले की मौत हो गई है और पूरा शहर दहशत में है। तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ देखकर एक गैंग के लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे आदमियों को इस तरह से कौन मार रहा है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे तो ये किसी इंसान का काम नहीं लगता, ये कोई और ही मामला है। यहाँ इस तरफ ये लोग उस नींबू को लेकर स्वामी जी के पास आते हैं तो स्वामी जी उन्हें एक शॉकिंग बात बताते हैं कि कल तो मैं यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो काशी गया था और आज लौटा हूँ। कल ये नींबू तुम्हें उसी दुष्ट आत्मा ने दिया था, लेकिन अब तुम घबराओ मत, ये राख ले जाओ और सोते वक्त अपने चारों तरफ फैला देना, जिससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब रात को ये लोग वैसा ही करते हैं, सोने से पहले अपने चारों तरफ राख का एक घेरा बना लेते हैं। फिर काला तो सो जाता है, लेकिन नागेश प्रिया के साथ वीडियो कॉल पर बात करता रहता है। वो उसे यहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही थी उन सब के बारे में बताता है, लेकिन तभी काला का पैर लगने की वजह से वो थोड़ी सी लकीर मिट जाती है और वो आत्मा फिर से नागेश के शरीर के अंदर चली जाती है। और उसके अगली सुबह उन्हें एक और आदमी के मरने की खबर मिलती है। अब रात को फिर से नागेश स्वामी जी के पास चला जाता है। वो उनसे पूछता है कि इस आत्मा का आखिरकार मकसद क्या है और मेरे सपने सच क्यों हो रहे हैं। स्वामी जी उसे कहते हैं आज रात का चांद ढलने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब उसके बाद नागेश और काला अपने चाचा के घर पर आकर उस आत्मा के मकसद के बारे में सोचने लगते हैं। तभी नागेश कहता है कि अगर मैं सोऊंगा ही नहीं तो मुझे सपना नहीं आएगा, और अगर सपना नहीं आएगा तो किसी की जान नहीं जाएगी, इसलिए रात भर जागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आधी रात होने के बाद उन्हें नींद आ ही जाती है और उसी वक्त नागेश को सपना आता है कि कोई किसी का गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगले ही पल में उसकी आंख खुलती है और उससे प्रिया का कॉल आता है। प्रिया उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे यहाँ थिएटर में बुलाकर तुम कहाँ पर गए हो। नागेश कहता है कि मैंने तो तुम्हें वहाँ पर नहीं बुलाया, तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गई। खैर तुम वहीं पर रुको, अंदर मत जाना। ऐसा कहकर नागेश तुरंत ही थिएटर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक प्रिया उस कुएं में कूद जाती है और अब उसे बचाने के लिए नागेश भी उस कुएं में कूदने ही वाला था कि तभी वहां पर अचानक असली प्रिया आकर उसे बचा लेती है। प्रिया उसे कहती है कि कल रात जब तुम सो रहे थे तब मुझे एक भयानक सपना आया जिसमें मैंने एक आदमी को मरते हुए देखा। नागेश कहता है कि ये सपना तो मैंने भी देखा था। अब नागेश ने कल रात जो वीडियो कॉल पर बात हुई थी उससे रिकॉर्ड किया था। वो उस वीडियो को चेक करने लगता है तो तब उसे पता चलता है कि अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई है उन सभी लोगों को नागेश नहीं मारा है। मतलब कि दोस्तों वो आत्मा नागेश के शरीर के अंदर जाकर उन सभी लोगों को मार रही है और अपना बदला ले रही है। तभी अचानक वो आत्मा प्रिया को गेट से बाहर निकाल देती है और नागेश को थिएटर के अंदर बुला लेती है। अब बहुत ज्यादा गुस्से में आकर नागेश भी उस आत्मा से कहता है कि तुम कौन हो और इस तरह से हमें परेशान क्यों कर रही हो। तभी नागेश के सामने एक लड़की की आत्मा प्रकट हो जाती है और दोस्तों नागेश उस लड़की को पहचानता था। उस लड़की का नाम होता है सेल्वी। वो अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है जिसमें हम देखते हैं शकुंतला नाम की एक डॉक्टर अपने ही घर में एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती है जहाँ पर कुछ 10-12 लड़कियां रहती थी और उनमें से ये एक थी सेल्वी। अब डॉक्टर शकुंतला को नागेश के जरिए ही ये घर रहने के लिए मिला था, इसलिए नागेश वहाँ पर अपने ब्रोकरेज का पैसा लेने के लिए आता है। लेकिन वो डॉक्टर शकुंतला को गरीब लोगों का फ्री में इलाज करते हुए देखकर उनसे पैसे नहीं लेता। तभी उस घर में सेल्वी को एक लड़की कॉल करती है और वो लड़की पहले इसी डॉक्टर के पास रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक दूसरे अनाथ आश्रम में शिफ्ट हुई। वो लड़की सेल्वी को कॉल करके बताती है कि दीदी ये लोग हमें किसी दूसरी जगह पर लेकर आए हैं और शायद मुझे बेच देंगे। यहाँ पर और भी कई सारे बच्चे खतरे में हैं, प्लीज आप मुझे बचा लो। इसलिए सेल्वी उसे अपना एड्रेस भेजने के लिए कहती है।
अब सेल्वी वहां से जा ही रही थी कि वो नागेश को देखकर उसे कहती है कि मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगी। अब नागेश यहाँ पर कुछ और ही बात समझ लेता है और सेल्वी के साथ जाने लगता है। अब सेल्वी उस बड़े से हाउस के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कुछ लोग फॉरेन के लोगों से डील कर रहे थे, जिसमें ये लोग छोटे बच्चों का खून निकालकर फॉरेन के लोगों को बेच देंगे। छोटे बच्चों का खून बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। उस खून के जरिए चेहरे को खूबसूरत बनाने की दवाई बनाई जाती है और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेल्वी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वो दूसरे कमरे में जाती है तो वहां पर कुछ डॉक्टर्स एक छोटी बच्ची का खून निकाल रहे थे। सेल्वी इससे भी रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी सेल्वी को एक डॉक्टर देख लेता है। सेल्वी तुरंत ही वहां से भाग जाती है और यहाँ बाहर आकर नागेश को बाइक को भगाने के लिए कहती है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों उसकी अगली रात सेल्वी इन सारे सबूतों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने ही वाली थी और उस कंपनी और लोगों का पर्दाफाश हो जाता, जिससे कि उन सभी बच्चों की जान भी बच जाती। लेकिन तभी अचानक उसे नागेश का कॉल आता है। वो जल्दी उसे एक जगह पर आने के लिए कहता है और सेल्वी उस पोस्ट को पब्लिक किए बिना ही वहां से चली जाती है। उसके बाद वहां पर एक आदमी आकर उस पोस्ट को डिलीट कर देता है। यहाँ वो रास्ते में नागेश के पास पहुंचती है, लेकिन वो लड़का नागेश नहीं होता। अचानक वो उसके सर पर वार कर देता है और ये लोग सेल्वी को उसी थिएटर में लेकर आते हैं और वो पुलिस जिसकी मौत हुई थी वो भी इन लोगों के प्लान में शामिल था। ये सभी लोग मिलकर सेल्वी को पकड़कर मार डालते हैं और उसकी लाश को वहां के कुएं के अंदर फेंक देते हैं। इसलिए दोस्तों सेल्वी की आत्मा नागेश के जरिए उन लोगों को मारकर अपना बदला ले रही थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए थे। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर नागेश का भाई शक्ति वहां पर आता है और अचानक वो नागेश के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सेल्वी की आत्मा अभी भी नागेश के अंदर मौजूद थी। वो शक्ति को देखते ही उसे मारने पीटने लगती है और दोस्तों यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल उन डॉक्टर में से शक्ति भी एक होता है जो कि उन बच्चों का खून निकालकर विदेशों में बेचता था और उसी ने सेल्वी को मारने का प्लान भी बनाया था। अब तभी उस थिएटर में एक दूसरा पंडित आकर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से सेल्वी की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है। अब इस थिएटर में सभी लोग आ जाते हैं। प्रिया, काला, नागेश के चाचा जी, शक्ति और विदेशी कंपनियों के साथ डील करने वाले वो सभी लोग। पंडित जी उस आत्मा को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सेल्वी की आत्मा उस पंडित के ऊपर ही भारी पड़ने लगती है। वो नागेश के जरिए सभी लोगों को मारने लगती है। अब शक्ति नागेश को मारने लगता है तो वो आत्मा शक्ति के अंदर चली जाती है और उस डीलर और उसके सभी आदमियों को मार देती है। अंत में खुद शक्ति भी उस कुएं में गिरकर मर जाता है और दोस्तों इस तरह से वो आत्मा अपना बदला पूरा करके यहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।